स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स। आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं क्योंकि समर हॉलीडेज़ जो हैं वो हो चुकी हैं। तो जितने भी जम्मू डिवीज़न के बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि इन समर वेकेशन के अंदर मैं मैक्सिमम 3 या 4 चैप्टर जो हैं आपके जो स्मॉल चैप्टर रहेंगे उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज जिस चैप्टर की मैं बात करूँगा वो है आपका EM वेव्स। हार्डली 3 या 4 लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को मैं ख़त्म कर दूँगा। मटीरियल स्टूडेंट आपको ग्रुप के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा होगा तो वो मुझे कमेंट भी कर सकता है, मैं आपको वहाँ भी बता दूंगा आपको मटेरियल कैसे अवेलेबल रहेगा, ग्रुप कैसे अपने ज्वाइन करना, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है EM वेव्स, मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक ही रहेगा, मतलब EM वेव्स क्या है, क्या डेफिनेशंस है, किस तरीके से मतलब इसको पढ़ना है, सारी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ना एक साइंटिस्ट का यहाँ पे नाम लूँगा। द फैराडे का जो नाम है वो आप सबको मालूम भी होगा। फैराडे ने बात कही थी कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन है वो किसको प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। मतलब ये समझ में हमें आया कि जिस तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैक्सवेल ने ये कहा था अगर ये दोनों वेरिएशन एक साथ होंगी, मतलब ये कहा कि मैक्सवेल ने ये बात कही कि एक ऐसा रीजन जहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों एक साथ वेरी करेंगे, जब एक साथ चेंज होंगे, तो हमारे पास एक किस्म की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम नाम देते हैं EM वेव्स हम कहते हैं। तो मैक्सवेल का ये कहना था कि व्हेन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चेंज साइमल्टेनियसली, मतलब जब एक साथ ये वेरी करेंगे तो हमारे पास एक नई किस्म की वेव्स देखने को मिलेंगी, जिन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम कहते हैं। उसके बाद मैक्सवेल ने एक बात और कही कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये ट्रांसवर्स इन नेचर हैं। क्या कहा था इसने, ट्रांसवर्स इन नेचर हैं ये। और ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ट्रांसवर्स वेव हमेशा अपने मतलब जो प्रोड्यूसर होता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होती हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फ्लो करती हैं, ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब यहाँ पे इसने समझाने के लिए हमें क्या कहा वो भी मैं बात करता हूँ। यहाँ पे इसने किस तरीके से हमें समझाया कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। तो इसने ये कहा कि अगर हम ये सपोज करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है किसके अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है वाई एक्सिस के जेड एक्सिस के अलोंग। तो जो EM वेव्स हैं वो किसके अलोंग ट्रैवल कर रही होंगी, फिर एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रही होंगी। मतलब जो ट्रांसवर्स वेव है वो बहुत परपेंडिकुलर रहेंगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड के भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EM waves are both perpendicular on electric field vector and magnetic field vector। इन दोनों पर परपेंडिकुलर रहेंगी जो EM waves रहने वाली हैं। अब अगर हम बात करें इनकी स्पीड की, डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि EM वेव्स आर बोथ परपेंडिकुलर ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज बोथ साइमल्टेनियसली, जब एक साथ ये वेरी करेंगे तो आपके पास एक वेव्स प्रोड्यूस होती है जिस वेव को हम EM वेव्स कहते हैं। इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इसकी स्पीड किसके बराबर होगी, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, μ0 × ε0। यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज़ भी आपको बता देता हूँ। वैसे तो जो हमारे पास स्पीड होती है जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिलने वाला है यहाँ पे। अब ऑलरेडी ε0 की वैल्यू तो मैंने बता रखी है आपको 8.85 × 10⁻⁻12, और जो μ0 है इसकी वैल्यू स्टूडेंट होती है 4π × 10⁻7। तो ये वैल्यूज़ भी अपने याद रखनी है। जब इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2.99 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो ये है हमारे पास EM वेव्स की स्पीड के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई। अब अगर हम
प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस EM वेव्स इन लेबोरेटरीज, मतलब किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये सारा मटेरियल स्टूडेंट आपको अवेलेबल रहेगा, फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाना। तो अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन की कि हाउ टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ EM वेव्स, EM वेव्स किस तरीके से प्रोड्यूस होंगी। सबसे पहले कंसेप्ट याद रखो, जब चार्ज रेस्ट में होता है, चार्ज आर एट रेस्ट, तो क्या प्रोड्यूस होता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब चार्ज मोशन में आएगा तब चार्ज आर इन मोशन, जब चार्ज मोशन में आएगा, मूव करेगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे। और अगर ये मोशन जो है कैसे होगा, वेरी चेंजिंग होगा, मतलब चेंज, या इसको ऐसे लिखो आप, मोशन ऑफ चार्ज इज वेरिएबल, मोशन ऑफ चार्ज इज वेरिएबल। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, वेरिएबल का मतलब है वेलोसिटी चेंज करना। तो वेलोसिटी जब भी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होती है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि व्हेन चार्जेस आर एक्सेलरेट, हम इसको ये भी लिख सकते हैं व्हेन चार्जेस आर एक्सेलरेट, जब चार्ज एक्सेलरेट होगा। अब एक्सेलरेट होने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो चेंज होगा, दोनों। एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर चेंज, दोनों चेंज होना शुरू हो जाएंगे। और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब ये दोनों वेरी करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, EM वेव्स प्रोड्यूस होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेटेड चार्जेस होते हैं वो किस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जब भी चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब कितने टाइप्स की हमारे पास EM वेव्स हैं वो मैं आपको लिस्ट बना के दे देता हूँ यहाँ पे, फिर हम ना पूरे चैप्टर के अंदर इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है आपने, मैं अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो मैं आपको लिस्ट बना के देता हूँ। अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, इसको हम आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कह सकते हो, कि मतलब अगर हम EM वेव्स को उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो हम कहते हैं उसको EM स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी इसको हम कह सकते हैं, अगर हम इसको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रेडियो वेव, रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ विजिबल, विजिबल पार्ट या विजिबल रेज, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे यूवी रेज, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ एक्स रेज, एंड फिर है गामा रेज या गामा वेव्स। ठीक है, गामा एक्स यूवी वेव से लिखो यहाँ पे, आप सबके साथ वेव्स ही रहने दो, एक्स वेव्स एंड गामा वेव्स। ये हमारे पास टोटल 7 जो हैं हमारे पास हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब मैंने इनको जैसे लिखा है, जैसे मैंने इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6 और 7, तो ये मैंने डिक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से मैंने इसको लिखा है। मतलब जो रेडियो वेव्स है इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी, लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी किसकी, लार्जेस्ट लैम्डा होगा किसका, रेडियो वेव का, और सबसे कम किसका होगा, गामा वेव्स का। मतलब ये जो मैंने लिस्ट बना के स्टूडेंट आपको दी है ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से है। मतलब रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, माइक्रो की उससे कम, इंफ्रा की उससे कम, इनविजिबल की उससे कम, यूवी की उससे कम, एक्सरे की और गामा रे की सबसे कम। और आपको मालूम होगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा इन्वर्सली डिपेंड करते हैं। तो ये मतलब समझ में आया कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। अगर आपको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिखना है तो आप गामा, ये रेडियो वेव सबसे पहले, माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, मतलब ये वाली लिस्ट आप बनाओगे, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और ये है डिक्रीजिंग वेवलेंथ। मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये जो मैंने लिस्ट बना के दी ये क्या है, ये है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है और डिक्रीजिंग वेवलेंथ है।
तो ये जो मैंने आज के लेक्चर में बात की है, ये सारा मटेरियल आपको अवेलेबल रहेगा। इसके बाद हमारे पास 2 ही लेक्चर हैं। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो जितनी भी मैंने यहाँ पे वेव्स लिखी हैं इन सब के यूजेस और प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनता है, आसान रहने वाला है। आज का लेक्चर आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर एंड कमेंट करना आपने भूलना नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।